हेलो एवरीवन। आप सभी का एसटी कैंपस की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत है। और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आने वाले एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारी ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ था 100 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये उस टेस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी भी और इंडियन जियोग्राफी दोनों इसी वीडियो क्लासेस के माध्यम से कराने वाला हूँ। देखो, पहला सवाल देखो, पहले सवाल में ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और तब आंसर को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, पहला सवाल क्या है कि पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जिसका दूसरा नाम मिल्की वे भी है। दूसरा ऑप्शन देखो, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा साइरस है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा साइरस नहीं है, बल्कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में दी गई बात है ना। पृथ्वी के सबसे चमकीला तारा है साइरस। तो तीसरी बात भी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं है, बल्कि साइरस है। ये बात इसमें लिखी है और ये बात इसमें लिखी है ना। दोनों में कर दिया, तो इसलिए दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। फोर्थ देखो, दुग्ध मेखला के नज़दीक आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। एक दूसरी आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला के नज़दीक है वो है एंड्रोमेडा। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो गए? केवल एक और चार। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, कौन से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे दूर है। देखो, कौन कौन से ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक है। भाई, सबसे नज़दीक बुध ग्रह है और दूर ग्रह वरुण है। अगर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, ये हमारा सन है और इस सन के सबसे नज़दीक हो गया बुध ग्रह। उसके बाद हो गया शुक्र ग्रह। उसके बाद हो गई हमारी पृथ्वी। उसके बाद हो गया मंगल ग्रह। उसके बाद हो गया बृहस्पति ग्रह। उसके बाद हो गया शनि ग्रह। उसके बाद अरुण ग्रह। और उसके बाद सबसे बाद में वरुण ग्रह। तो सबसे नज़दीक तो हो गया हमारा बुध और सबसे दूर हो गया हमारा कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बुध और वरुण, ठीक है। अब इसमें देखो, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल का है। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह से सूरज की ओर जितने भी ग्रह होते हैं, इन सभी को हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है ना, आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह से बाहर की ओर जितने भी ग्रह होते हैं, इन सभी को हम लोग बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, बाहरी ग्रह। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखनी है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? अभी देखो, मैंने आपको बताया कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है। मंगल ग्रह से अंदर की ओर, सूरज की ओर सभी ग्रह कौन से होंगे? आंतरिक ग्रह होंगे। तो पृथ्वी पड़ता है सूरज से, सूरज के करीब, है ना, मंगल से पहले ही पड़ता है। तो पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रह हो गया और ये सभी ग्रह कौन से ग्रह हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। अच्छा, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी सतह कठोर होती है, इन पर हम चल फिर सकते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? देखो, साइंस में सभी ने पढ़ा होगा, एक वैज्ञानिक थे केपलर। तो केपलर ने ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। जबकि कोपरनिकस ने ये बताया कि कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते थे ग्रह। तो कोपरनिकस इसका सही आंसर नहीं है। टोलमी और पिलनी का अलग कंसेप्ट है, वो साइंस में आते हैं। हालांकि टोलमी और पिलनी जियोग्राफी के जनक भी माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? केपलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे पे। एस्ट्रॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं जिनको हिंदी में, वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। किस किस के? मंगल और बृहस्पति के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सातवां क्वेश्चन देखो, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। लेकिन इसने कहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह वही ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है और जो गर्म ग्रह है, या जिसको भोर का तारा या संध्या का तारा भी बोलते हैं, वो है शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? देखो, घनत्व सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। पृथ्वी पर पानी पाया जाता है और पानी की वजह से इसका जो
डेंसिटी है, जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर है अर्थ, हमारी प्यारी सी पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, किस ग्रह के बाहर निकलने के लिए पलायन वेग कितना होना चाहिए? अभी अगर आप किसी ग्रह से बाहर जा रहे हो तो पलायन वेग, वेलोसिटी बोलते हैं इसको, है ना। तो पलायन वेग चाहिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप किसी भी चीज़ को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर फेंक देते हो तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो किसी ग्रह से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के नज़दीक सूर्य के होने की घटना उपसौर, ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को कि पृथ्वी के नज़दीक होने की जो घटना होती है उसको उपसौर बोलते हैं, और सूर्य अगर दूर हो जाए पृथ्वी से तो उसे अपसौर बोलते हैं। तो उपसौर कब होता है? 3 जनवरी, 3 जनवरी को सूर्य नज़दीक रहता है पृथ्वी के, उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। अगर मैं आपसे कहूँ 4 जुलाई को क्या होता है, तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, यानी कि उसमें सूर्य दूर रहता है पृथ्वी से। और 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को होता है आपका इक्विनोक्स होता है, उसे हम बोलते हैं सर्दियों वाला इक्विनोक्स, ठीक है ना। यानी कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और 21 जून को क्या होता है? 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, यानी गर्मियों में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखो ध्यान से, कौन कौन से विकल्प सही है। कर्क संक्रांति, अभी बताया मैंने 21 जून को होती है आपकी कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब यह है कि कर्क रेखा पर, पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी, इसके बीच में होगी भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लंबवत पड़ेगा, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, इसी घटना को बोला जाता है कर्क संक्रांति। तो वो कौन सी तारीख में है? 21 जून, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा है मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति का मतलब यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पर पड़ेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा होगा। इसी घटना को कहा जाता है मकर संक्रांति। तो ये डेट भी बिल्कुल सही लिखी है, 22 दिसंबर। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है विंटर इक्विनोक्स, 23 सितंबर। विंटर इक्विनोक्स का मतलब यह है कि दिन और रात बराबर होंगे, न दिन बड़ा न रात बड़ी, दिन और रात यहाँ बराबर होते हैं। और विंटर इक्विनोक्स 23 सितंबर को ही होता है, जबकि समर इक्विनोक्स यानी कि गर्मी इक्विनोक्स 21 मार्च को होता है। तो ये चारों के चारों ही ऑप्शन सही है। और जब ये चारों ही ऑप्शन सही है तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही बैठेगा, ये सभी। बोलो, क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? सबसे आसान सवाल है। ये हमारी अर्थ है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि लेटी हुई जो रेखा है उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं जिनको अक्षांश रेखाएं। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा होती है उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ध्यान रखनी है ये बात। और मानक समय रेखा कौन सी होती है? मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर होगी उसको हम बोलेंगे मानक समय रेखा, जीएमटी। जीएमटी भी नाम देते कहते हैं हम उसको। अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब कर्क रेखा कौन सी है हमारी अर्थ पे? पहले तो कर्क रेखा एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही होती है, जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अब देखो ये 0 डिग्री हो गई, ये है भूमध्य रेखा। सबसे ऊपर वाली जो रेखा है कर्क रेखा है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और मकर रेखा कौन सी है? उसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। तो देखो ऑप्शन में किस में है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल, बोला है 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाती है? देखो 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं मानक समय रेखा, लेकिन 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री बताती है डेट, तारीख बताती है तारीख, लेकिन मानक समय रेखा बताती है आपको टाइम। दोनों में अंतर है। 0 डिग्री देशांतर आपको टाइम बताएगा और 180 डिग्री आपको तारीख बताएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? अब देखो सूर्य ग्रहण कब होगा? मान लो ये तो हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। अब इस पे सूर्य ग्रहण का मतलब यह है कि आधा सूरज दिखाई दे रहा है। आधा सूरज कब दिखाई देगा? जब चांद इसके बीच में अट जाएगा। और ये हमारी पृथ्वी है। अच्छे से बना लेता हूँ, एक सेकेंड। इसके बीच में मान लो चांद चांद अट जाएगा ऐसे, और ये हमारी पृथ्वी है। तो क्या होगा कि
जब पृथ्वी से प्रकाश जाएगा तो वो चांद इसके बीच में अट गया ना, तो हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। इसी घटना को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो कब होगा? जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट का समय लगता है? देखो, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को लगता है 4 मिनट का समय। भाई, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो 360 डिग्री घूमती है, राइट। और 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? वो 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, राइट। और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट की बात हो रही है। और जब 1 मिनट की बात आएगी या 1 डिग्री की बात आएगी तो 15 से मैं इसको भाग दूंगा। तो 15 चौके 60, यानी कि 1 मिनट में 4 मिनट आएगा आंसर। तो इसका सही आंसर है 4 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाई जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व होता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिका आता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर चट्टान। अब ये चट्टान टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। चूना पत्थर चट्टान का रूपांतरित रूप कौन सा है? मैंने आपको बताया था चट्टानें कैसे बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है और उसके ज्वालामुखी से कोई भी लावा बाहर निकलता है, और ये लावा जब ठंडा होता है तो इससे चट्टानें बनती है। और 3 प्रकार की चट्टानें मैंने तुम्हें बताई थी कि एक तो आग्नेय चट्टानें बताई थी, आग्नेय, एक बताई थी रूपांतरित चट्टानें, और एक बताई थी कायांतित चट्टानें। तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप पूछ रहा है ये। तो चूना पत्थर से बनता है जी संगमरमर। ध्यान रखना है, चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। इसका सही आंसर है संगमरमर। अगला सवाल देखो, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप की तरंगें पहुंचती है? तो पृथ्वी की सतह पर जहां से भूकंप की तरंगें निकलती है, मान लो भूकंप यहाँ से निकला, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस। लेकिन जहां पृथ्वी की सतह पर इसको पहुंचता है तो इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, एपी केंद्र बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। ध्यान रखना, फोकस होता है पृथ्वी के अंदर और सतह पर होता है एपी केंद्र। अगला सवाल देखो, 19वें सवाल पे आ गए हम। सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी किस देश में है? ये स्टैटिक जीके के तौर पे भी बन जाते हैं क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। तो कोटापैक्सी कहाँ है हमारा? कोटापैक्सी है इक्वाडोर में। सही आंसर है इसका इक्वाडोर। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में समझाई हुई है। अभी हम सिर्फ एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं ताकि पेपर के टाइम पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? सो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ होता है स्ट्रोम्बोली। कौन सा? स्ट्रोम्बोली। ठीक है, अगला सवाल देखो, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? जो एल्प्स पर्वत है, एप्स पर्वत है, इसको हम यूरोप में पढ़ाया था, यूरोप में। तो कौन से देश महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। बोले ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जी जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखो, कर्क रेखा के सारे देश मैंने आपको याद करवाए थे, ट्रिक भी बताई थी, तो कोशिश करो कहाँ से गुजरती है, किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे आसान सवाल मिला है मुझे, भारत। भारत हमारा प्यारा सा देश, यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये सारे देश और ये सारे राज्य याद करना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है आपको। अगला सवाल देखो, घास के मैदान टॉपिक से आया है। निम्नलिखित में से घास के मैदान के लिए कौन सा विकल्प सही है? प्रेरी। क्या प्रेरी अमेरिका में है क्या? डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। देखो, अर्जेंटीना में कंपास नहीं है, अर्जेंटीना में है पंपास। कंपास नहीं है, पंपास है। तो प्रेरी सही है, डाउन सही है, वेल्ड सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सा सही बैठ गया? 1 2 4। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखो, नेक्स्ट, मरुस्थलों के लिए कौन सा विकल्प सही है? कालाहारी। कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है। कालाहारी बोट्सवाना में है, सही बात है। गोबी मंगोलिया में है, टकला मकान चीन में है, थार भारत में है, सारा अफ्रीका। ये सारे के सारे ही सही है। तो लास्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनको याद करना है, जितने भी मरुस्थल है सबको याद करना अच्छे से। ठीक है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे आसान सवाल वायुमंडल टॉपिक का है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कई बार। देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? अब नीला हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव।
नीले रंग का फैलाव ज़्यादा होता है, लाल रंग का फैलाव कम होता है। इसलिए लाल रंग कम फैलता है, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दूरी है, दूरी का मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य, राइट। तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो गया, यानी कि लाल रंग दूर तक जाएगा, दूर से दिख जाएगा, लेकिन नीला रंग फैलेगा ज़्यादा। इसलिए वायुमंडल में हमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो हमें नीला रंग का प्रकाश, नीले रंग का आसमान दिखाई देता है। अगला सवाल बोला है, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल जो सबसे पहला मंडल है, क्षोभ मंडल, इसी में ही सभी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, ये सभी घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में होगी। अगला सवाल देखो, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सभी को पता है, क्षोभ मंडल से ऊपर एक मंडल आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल भी बोलते हैं, और समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, या फिर ओजोन मंडल भी कह देते हैं हम उसको, राइट। अक्षोभ मंडल से ऊपर है, और ओजोन परत से ऊपर समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, जेट प्लेन, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखो, हवाओं की दिशाओं के लिए और चक्रवात उत्पन्न के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? ये मैंने सभी को क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। एक कोरियोलिस नाम का बल होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है, ये काल्पनिक फोर्स, जो पृथ्वी के घूमने पर हवाओं की दिशाओं के लिए और चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है। ध्यान रखेंगे सभी। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के आसपास निम्न हवाओं के दाब को क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो डोल्ड्रम कहते हैं, आईटीसीजेड कहते हैं, सभी को पता है ये बात, ठीक है। आईटीसीजेड होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। अगला सवाल, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल कितना होता है? अब विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल होता है बिल्कुल जीरो, शून्य होता है। इसी वजह से जो है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। चक्रवात सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होते हैं? कर्क रेखा पर, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेगा तो कोरियोलिस बल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो चक्रवात भी बढ़ेंगे। और चक्रवात आने के लिए कोरियोलिस बल से ज़्यादा एक चीज़ और चाहिए कि समुद्र का तापमान और हवाओं की दिशा, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्रुवों पर भी चक्रवात बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का तापमान भी चाहिए। निम्न दबाव, आपको बताया था मैंने, जो हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अगला सवाल देखो, चक्रवात को विली विली किस देश में बोला जाता है? देखो, जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ऐसे अलग अलग देशों में चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। तो विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को, राइट, ऑस्ट्रेलिया में। जापान में क्या बोलते हैं? जापान में टाइफून बोलते हैं। अमेरिका में क्या बोलते हैं चक्रवात को? क्या बोलते हैं? टाइफून। अमेरिका में हरिकेन वगैरह बोलते हैं, राइट। ये सब आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील जो तुर्की में है वो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। उसके बाद दूसरे नंबर मृत सागर झील आती है, और परसेंटेज परसेंटेज के मामले में आती है आपकी कैस्पियन मृत सागर। परसेंटेज में मृत सागर आती है, एरिया में कैस्पियन सागर आती है, और सबसे सबसे ज़्यादा वान झील है लवणता वाली। तो इन झीलों को याद रखना अच्छे से। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, ये तो सभी को पता है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। लू किस देश में बहने वाली स्थानीय पवन है? ये टॉपिक है स्थानीय पवनों का, और ये भारत और पाकिस्तान में बहती है लू, राइट। आगे देखो, सुंडा गर्त किस महासागर की है? जैसे अटलांटिक महासागर में एक गर्त है, बरमुडा ट्रायंगल भी है, जैसे प्रशांत महासागर में एक गर्त है, मरियाना गर्त, ऐसे ही हिंद महासागर में एक गर्त है, सुंडा गर्त। हिंद महासागर की सबसे गहरी सर गर्त है ये। गर्त क्या होती है? ट्रेंच बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। समुद्र के अंदर जो गड्ढा होता है, जो गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, ये एक प्रकार की गर्त होती है, राइट। कैलिफोर्निया धारा किस महासागर में बहती है? देखो, कैलिफोर्निया धारा बहती है आपके अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप होता है आपका ग्रीनलैंड, और न्यू गिनी सबसे छोटा द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ दूसरा पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले तो है कनाडा, और फिर दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका, राइट। ये मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से देश है। भारत कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? जल संधि क्या होती है? स्टेट बोलते हैं इसको। जल संधि पानी का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो दो जमीन के टुकड़ों को अलग करती है, और दो पानी के टुकड़ों को एक जगह जोड़ती है,
उसे बोलते हैं जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को जब आप देखोगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक पानी की नहर सी है जो दो ज़मीन के टुकड़ों को अलग कर रही है, यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है लेकिन दो समुद्रों को जोड़ती है, उसे बोलते हैं जल संधि। और भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। ध्यान रखना, पाक से पाकिस्तान मत समझ लेना, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों बिल्कुल सही बात है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आगे देखो, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा, क्यूबा को, राइट। अगला सवाल देखो, मिशिगन झील किस देश में है? अब मिशिगन झील तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, तो हम इसका सही आंसर लगाएंगे मिशिगन। ये अमेरिका में पड़ेगी, अमेरिका, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो स्थानों को अलग करती है? तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका, इसका सही आंसर ये है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कौन सा सीमा क्षेत्र है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझाया था क्लास में। ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, सबसे ऊपर की क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनराड कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्निहित चट्टान है? अंतर्निहित चट्टान वे चट्टानें होती है जो पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे इंट्रूसिव रॉक्स यानी कि अंतर्निहित चट्टान बोलते हैं। और ये पूछा कौन सी नहीं है, देखो लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल्स, डाइक, ये सभी तो है अंतर्निहित चट्टान, लेकिन बेसाल्ट आपकी बाहर बनती है तो बेसाल्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका ओजस डल सलाडो। कौन सा है? ओजस डल सलाडो। आगे देखो, भूकंप की तरंगें मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो भूकंप का जहाँ भी नाम आ जाएगा वो सिस्मोग्राफ होगा। सिस्मो का मतलब ही भूकंप होता है। आगे चलेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आगे देखो, अब इंडियन ज्योग्राफी के आगे क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के ख़त्म हो गए, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए। ये पहला देखो सवाल क्या कह रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि अक्षांश रेखा के बीच भारत कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ देखो ये साउथ लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, नॉर्थ में है हमारा भारत, पूर्व उत्तर में है ना, तो नॉर्थ इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। आगे देखो, निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 2933 किलोमीटर नहीं, भारत की 2933 किलोमीटर लंबाई है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भारत से पश्चिम के पूर्व की ओर लंबाई 3214, ये भी गलत है, उल्टा दे दिया है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो यहाँ रख दी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई यहाँ रख दी है, तो ना तो एक ना तो दो, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ओके। आगे देखो, भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय भाग, कुल कुल की बात करी है, कुल की, अगर सिर्फ तटीय भाग की पूछता तो 6100 सही आंसर होना था, लेकिन कुल तटीय भाग की लंबाई की बात करी तो 7516.5 किलोमीटर, राइट, याद रखनी है। और 15200 कितनी है? 15200 हमारी स्थलीय भाग की लंबाई है, जमीन वाले हिस्से की। आगे चलो, कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता है? बताओ कौन सा कर नहीं करता? असम, मेघालय, मिजोरम, झारखंड। जाहिर सी बात है झारखंड बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता। म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य देखो, अरुणाचल प्रदेश छूता है क्या? सबसे ऊपर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार को बिल्कुल छूता है, नागालैंड भी छूता है, मिजोरम भी छूता है, मणिपुर भी छूता है, तो ये तो सभी के सभी आंसर सही है। अगला सवाल देखो, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? अब सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार में है वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कोल सबसे उत्तर का बिंदु है और गौहर माता सबसे पश्चिम का बिंदु है।
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इतिहास में पढ़ाया जाता है, पॉलिट में बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ आयोग बैठा था जिसने लाइन खींची थी। तो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच सीमा का साझा करता है, वो है मैकमोहन। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो मैकमोहन है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट भारत की मानक समय रेखा है। अगला सवाल देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब यहाँ भारत के 8 स्टेट्स में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती वो हमसे पूछा है। तो राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती। तो इसका सही आंसर हो गया असम। अगला सवाल देखो, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगती है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है समुद्र के साथ में। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, आसान सवाल है। दीपू दर्रा किस राज्य में है? दीपू दर्रा की बात हुई है तो दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल देखेंगे, जलेपला। अब जलेपला नाथुला ये दोनों दर्रे कहाँ थे? सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है? जलेपला दर्रा है। अगला देखो, बड़ा लापचा दर्रा किस राज्य में है? तो बड़ा लापचा दर्रा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखो, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय के क्षेत्र को क्या कहते हैं? और जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। आसान सवाल था। भारत कौन सी लैंड का हिस्सा है? आपको पता होगा कि जब पृथ्वी के दो टुकड़े हुए थे, जब में जमीन थी, इस पूरी जमीन को बोला जाता था पेंजिया। और जब ये जमीन दो हिस्सों में बटी तो ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। तो भारत इसी जमीन का हिस्सा है। तो कौन सा आंसर हो गया? गोंडवाना। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है ना, गुरु शिखर। और अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान से, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। राजस्थान हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। और ये सबसे पुराना पर्वत है भारत का। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। आगे देखो, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जी धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। ठीक है। अमरकंटक किसकी है? विंध्याचल पर्वत की है, ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप। ये एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये बैरन द्वीप। आगे देखो, कोरोमंडल तट किस राज्य का तट है? देखो, कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का। केरल का है मालाबार। उड़ीसा का है उत्कल। पश्चिम बंगाल का है महेंद्रगिरी, या पश्चिम बंगाल वाला तट ही बोल सकते हैं इसको हम। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कोंकण। कोंकण बोलते हैं इसको। आगे देखो, मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में है? ध्यान रखना, बंदरगाह से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं पेपर में, बंदरगाह सारे पढ़ के जाना। तो मंगलुरु बंदरगाह चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ेगा। राइट। आगे देखो, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और अंडमान को अलग करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा जी। आगे देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जी सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है। आगे देखो, रचना दोआब, ये दबाव नहीं है, ये दोआब है, ध्यान से पढ़ना। दोआब, दोआब उसे बोलते हैं जब दो नदियों के बीच का जमीन का क्षेत्र होता है, उसे रचना दोआब बोलते हैं। तो नाम में लिखा हुआ है रचना रावी और चेनाब नदी, रावी और चिनाब नदी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। 78वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? कौन सी हो गई? पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो गई आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है जी, नर्मदा। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम क्या है? तो इसको हमने नाम दिया हुआ है भारतमाला परियोजना। ठीक है। सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं उनको याद रखना है। अगला सवाल, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उसे हम बोलते हैं ताप प्रवणता, टेम्परेचर स्लोप। ठीक है, ताप प्रवणता। आगे देखो, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? अब भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा उगता है जूट।
फिर उसके बाद कपास, फिर उसके बाद गन्ना, ये सब ध्यान रखना है। गन्ने में ब्राज़ील देश सबसे ज़्यादा आता है। भारत और बांग्लादेश जूट के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हो गया हमारा गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। किससे लिया था हमने? पुर्तगालियों से लिया था, 1961 में लिया था, ध्यान रखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? और नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन। आगे देखेंगे सवाल। देखो, मत्स्य उत्पादन कह रहा है लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरे सबसे आसान सवाल है। लक्षद्वीप समूह किस में है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपको मैंने ट्रिक से सारी चीज़ याद करवाई थी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? सहायक नदी कौन सी है? एक सेकेंड, इसको हटा लो। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? मंजरा घटप्रभा। घटप्रभा किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखो। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? अब ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 30 मई 1987 को, ध्यान रखना है। 30 मई 1987 को मिला था गोवा का दर्जा, राज्य का दर्जा। और लिया कब था? 1961 में। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है? तो किस में मिलती है? देखो, मंदाकिनी विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी, राइट। देवप्रयाग में मिलती है भगीरथी, कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर, रुद्रप्रयाग में मिलती है कौन सी मिलती है रुद्रप्रयाग में? नंदाकिनी। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी। ठीक है, तो ये सारे संगम याद रखने हैं आप लोगों को। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध केन ये तो है, लेकिन सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की नहीं है। इसका सही आंसर है सोन नदी। अगला सवाल देखो। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, राइट। फिर है कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो वेन गंगा, पेन गंगा, है ना, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक। कौन सी राज्य की सीमा नेपाल में नहीं लगती है? अब नेपाल में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, हमें वो बताना है। तो उत्तर प्रदेश की तो लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है। ये पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ध्यान रखना है, केरल राज्य की। फिर आगे देखो, उड़ीसा तट का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा तट का प्राचीन नाम था कलिंग। कलिंग भी जाना जाता था इसको, कलिंग के नाम से। ठीक है ना। आगे देखो, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है आपकी? महेंद्रगिरी, पश्चिम घाट की। ठीक है। और वैसे नीलगिरी पर्वत की देखें तो डोडा बेट्टा आएगा। ठीक है। कार्डमम तो इलायची पर्वत की, यानी कि कार्डमम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और अन्नामुडी साउथ की सबसे ऊंची है, लेकिन यहाँ आंसर महेंद्रगिरी होगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है? तो वो है शिवालिक। सबसे लास्ट का ऑप्शन शिवालिक, राइट। आगे देखो, 3 ही क्वेश्चन रह गए बस। कौन सी फसल खरीफ की फसल है? देखो, खरीफ की फसल, गन्ने के साथ बोई जाने वाली सभी फसल खरीफ की होती है। चावल खरीफ की फसल है, बाकी सभी रबी की फसल है। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो कपास की फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी सवाल यह है कि डल झील किस राज्य में है? तो आपकी डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये सारे 100 क्वेश्चंस थे इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सभी क्वेश्चंस आ गए। आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ने हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस फंसेंगे। और टॉपिक वाइज जो चीज़ है, जैसे अगर आपके दर्रे अभी तक याद नहीं हुए तो सभी राज्यों के दर्रे जरूर याद कर ले, सभी नदियों के बारे में पढ़ ले, 2011 की जनगणना जरूर पढ़ ले। ठीक है ना। और कौन से राज्य किस सीमा को छूते हैं, बांध वगैरह, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जा कर के आप पेपर को पास कर पाओगे। जियोग्राफी के क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर शिफ्ट में, तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।